नमस्कार दोस्तों, नविंदु एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक है कि लड़की की शादी के बाद लड़की को क्यों नहीं सुख मिलता ससुराल में, जबकि उसके पापा मम्मी उसका रिश्ता अच्छे पढ़े लिखे लड़कों से करते हैं, मतलब जो उनको पसंद आता है। देखिए, अक्सर लोग आज के समाज में जो जनरेशन है वो लव मैरिज में तो मानती है, लेकिन अगर कुंडली में योग होते हैं कि नहीं होगी शादी तो वो उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। और फिर होता ये कि जब आप ये सोचते हैं कि मेरे को इस लड़के ने प्यार किया और इतना अंडरस्टैंडिंग है इसके बीच में, तो ये शादी के बाद इतना क्यों मुकर गया। एक्चुअली वो प्यार तो होता भी नहीं है कभी, लेकिन मैं कुछ कारण आज बताने जा रहा हूँ बहुत सीरियसली, क्योंकि हर घर में अभी जो मेरे पास इतनी सारी मेल्स और इतने सारे मैसेज आते हैं कि सर हमारे घर में शादी की बात करने के लिए हमने पापा से बात की तो अचानक से घर में लड़ाई हो गई और कलेश हो गया। तो वो तो मैंने वैसे भी कहा है कि 2022 12 अप्रैल तक राहु अपना काम करेगा, और उसके आगे भी 2024 तक मैं आज नई अपडेट और दे देता हूँ कि 2022 12 अप्रैल के बाद जब राहु मेष राशि में जाएगा तब और भी खराब फल देगा जो ये 2022 के अंदर देने जा रहा है, क्योंकि वो सूर्य और राहु की युति बहुत ही खराब होती है। वो सबसे ज़्यादा कलेश की युति होती है जो अभी दृष्टि में चल रही है, वो फिर उसकी राशि में जाने के बाद होगी। देखिए, जो चीज़ होती है कुंडली में, लड़की के कुंडली में गुरु होता है और लड़के की कुंडली में शुक्र होता है। तो अगर शुक्र और गुरु लड़के और लड़की की कुंडली में खराब है और फिर आप लव मैरिज करते हो तो शादी शायद ना हो, ऐसे हो जाता है। और अगर हो भी गई तो शादी नहीं चलेगी, क्योंकि लड़की के कुंडली में हेडमास्टर गुरु है तो लड़के की कुंडली में शुक्र हेडमास्टर है। दूसरी बात आती है चंद्रमा। अगर चंद्रमा ही खराब है तो कहने का मकसद है कि पति पत्नी के बीच में कभी तालमेल का हिस्सा ही नहीं बनेगा। अगर केंद्र में बुध आ गया तो आपको हमेशा पूरी आपकी शादीशुदा लाइफ में आपकी ननंदों से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। अगर चंद्रमा खराब है तो सासू माँ से नहीं बनेगा। अब सासू माँ से तो हर लड़की की नहीं बनती, तभी तो पति पत्नी के बीच में चंद्रमा देखा जाता है। और कभी कभी तो ये भी देखा जाता है कि आजकल लोग कई बार मुझे बोलते हैं कि सर आप सासू माँ का भी बता दीजिए कि सासू माँ के साथ कैसी बनेगी। तो मैं पहले एक दो चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर 10वें घर में आपका चंद्रमा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ऐसी सासू माँ मिलेगी जो आपकी मम्मी से भी ज़्यादा प्यार करेगी। लेकिन अगर कहीं पापी ग्रहों से अगर युक्त है, राहु के साथ है, शनि के साथ है, तो जल्लाद वाली सासू माँ मिलेगी। और लगन में राहु केतु हो गए तो आपकी सासू माँ आपके ऊपर 24 घंटे 24/7 सर्वेलेंस ही रखने वाली है। अगर आपका शनि खराब है तो आपके घर में ननंदों के अलावा चाचा चाचियों के साथ भी रिश्ते खराब होंगे। सेकंड थिंग, जिस लड़की का गुरु खराब होता है 6 8 12 में हो या केंद्र में हो, लेकिन वहाँ बुध नीच का आ जाए, ऐसा नहीं होता है कि गुरु मेरा अच्छा है तो शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर केंद्र में गुरु भी है लेकिन 7वें घर में बुध आ गया तो आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ बद से बदतर हो जाएगी। 7th हाउस में सूर्य मंगल है, शनि राहु है, शनि बुध है, बुध गुरु है, शुक्र मंगल है, इतनी युतियाँ और उसके ऊपर शनि की दृष्टि, कहीं पाप दृष्टि आ गई तो आपकी शादीशुदा लाइफ में तूफान आ जाएगा। तो मैंने ऐसी करोड़ों कुंडलियाँ देखी हैं जिसमें मैच मेकिंग के बाद भी शादीशुदा लाइफ बद से बदतर होती है। मैं भी कई बार हैरान होता हूँ कि जब उनकी कुंडलियाँ मैच करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि कुंडली तो मैच हो रही है, फिर इन दोनों में लड़ाई क्यों हो रही है। फिर युतियों को देखा जाता है, मतलब D9 चार्ट है और फिर राशि नवतुल्य, वो एक कुंडली का पार्ट होता है जो देखना पड़ता है। चंद्र कुंडली देखा जाता है, भावचलित कुंडली देखी जाती है। तो बहुत सारे योग हैं कि ऑनलाइन जाके मैच मेकिंग करना और वहाँ फिर देख लेना कि मांगलिक के इतने गुण मिलते हैं। गुण होते ही नहीं है एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में। गुण तो हम डॉक्टर से भी पूछते हैं कितने चांसेस है मरीज के बचने के, 50 75। तो उस तरीके से पूछने के लिए एस्ट्रोलॉजी में गुण के मिलान को ये परसेंटेज का नाम दिया गया, जबकि एस्ट्रोलॉजी में गुण मिलान में परसेंटेज होता ही नहीं है। लड़का अगर 7th हाउस में आपके मंगल है लड़की के तो शादीशुदा बदतर ही रहेगी, चाहे
लड़के की भी कुंडली में आप 7th हाउस में मंगल ले आइए तो भी नहीं होगा। सेकंड थिंग, अष्टम भाव में मंगल आ गया तो समझ लीजिए घोर से बदतर हो जाएगा। अष्टम भाव में राहु आ गया अकेला और ऊपर मंगल है तो आपका जीना हराम हो जाएगा। ससुराल वाले लड़की की कुंडली में हो या लड़के की कुंडली में आपका जीना हराम कर देंगे। दूसरी बात, अगर आपका शनि 7th हाउस में आ गया तो आपकी डिले मैरिज होगी। मंगल आ गया तो डिले मैरिज होगी और उसमें कभी बुरा नहीं मानना चाहिए माँ बाप को कि अगर मंगल है तो क्या कहते हैं जल्दी से शादी कर दें वरना लड़के की एज में लड़का नहीं मिलेगा। माँ बाप अपनी जगह पे सही होते हैं, लेकिन लड़की की कुंडली में अगर मांगलिक है 7th हाउस 8th हाउस और 12th हाउस में और या 4th हाउस में या 1 हाउस में तो जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि लड़की की कुंडली में 29 से पहले योग भी नहीं बनेंगे और अगर आपने कर भी दिया तो उसकी लाइफ बद से बदतर हो जाएगी। तो ये माँ बापों को मेरा एक निवेदन है कि लड़के की कुंडली में अगर शनि है या शनि की दृष्टि है, पंचम भाव में अगर शनि है तो उसकी तीसरी दृष्टि 7वें घर पे आएगी तो शादीशुदा लाइफ बहुत लेट होगी और हो सकता है नो मैरिज योग भी बन जाए। कहने का मकसद ये भी होता है, अगर सप्तम भाव का स्वामी 7th हाउस का स्वामी जो भी होता है वो 6, 8, 12 में हो जाए तो भी मैरिड लाइफ बहुत ही ख़राब होगी। आगे अगर कहीं वहाँ चर राशियाँ आ गई 2, 5, 7, 11 तो भी बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। पंचम भाव में अगर शुक्र आ गया कहीं भी 12 भाव में कहीं भी 5 नंबर का शुक्र लिखा है तो भी नहीं होगा। आप ये समझ लीजिए बद से बदतर हो जाएगी। शनि राहु की युति हो गई, शनि शुक्र की युति हो गई, सूर्य शुक्र की युति हो गई, केतु चंद्रमा की युति हो गई। कितनी युतियाँ मैं बताऊँ, सारा मैं बताऊँगा तो शायद आप जैसे ही देखोगे अरे ये तो सर ने बताया ऐसा है। ऐसा नहीं होता। ये युतियाँ हैं जो आपको डिग्रियों के हिसाब से देखनी पड़ती हैं, उनका बलाबल कितना है, षड बल में कितना है, सब चीज़ें होती हैं। मेरे चैनल पे मैं एक्चुअली हमेशा वो चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं अकेला आदमी हूँ तो मेरे पास स्टाफ नहीं है। लेकिन कहने का मकसद है मैं इंतज़ाम करूँगा कि मैं आपको बेसिक चीज़ें बता सकूँ। लेकिन मेरा चीज़ हमेशा ये रहता है कि अभी ख़राब समय चल रहा है तो आपको बेसिकली आजकल लोगों को ज़्यादा दुखी वो उसी चीज़ को होते हैं। अभी के 2, सवा 2 साल अगर आप शादी करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप वो आइडिया ड्रॉप कर दें, क्योंकि इस टाइम पे ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं है। देखिए गुरु 20 नवंबर के बाद नीच की राशि में अस्त हो जाएगा और 6 अप्रैल 2021 को जाके ये कुंभ में जाएगा। तब तक 6 महीने कोई शादी का योग अच्छा नहीं गिना जाता। लड़की के कुंडली में अगर आपको शादी करनी, आप लड़की के माँ बाप हैं और अगर आप शादी करना चाहते हैं और गुरु अस्त है तो कभी भी शादी मत कीजिए, वो टूटी जाएगी। और मैं हमेशा माँ बाप को ये ज़रूर एक हिदायत देना चाहूँगा कि जो माँ बाप शादी के फेरों के टाइम पे फेरे नहीं करवाते उनकी शादीशुदा लाइफ बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है। अक्सर ये चीज़ होती है कि हम लोग बहुत नाचते हैं, शादी 10 बजे का मुहूर्त होता है, 17 मिनट का मुहूर्त होता है, क्योंकि 1.5 मिनट का एक फेरा होता है। अगर आप उसमें भी ऐसे नाटक करते हुए उस नक्षत्रों के और टाइमिंग के हिसाब से लड़की के शादी के फेरे नहीं करवाते तो डाइवर्स के योग होते ही हैं। जो लड़के लड़की माँ बाप का दिल दुखा के करते हैं उनका सूर्य और चंद्रमा खराब होता है, उनकी 7.5 साल में सूर्य अपने आप ही शादी को बंद करके डाइवर्स करवा देता है। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये आपको दूसरे लोग नहीं बताएंगे। मेरा मकसद आपको ये एपिसोड में ये बताना है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्यों लव मैरिज में अक्सर ये होता है कि जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमारे लिए ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस में नीच के ग्रह आ जाते हैं, नीच के ग्रह जैसे मतलब राशि से डिपेंड होता है कि अगर जैसे तुला राशि में शनि आ गया तो आपका पति सिर्फ आपको समाज में दिखाने के लिए ही आपके साथ शादी करेगा, उसको बाकी आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये सारे लक्षण होते हैं छोटे छोटे। मंगल आ गया या सूर्य आ गया तो जीना हराम हो जाएगा। जिस लड़की के कुंडली में शनि है 7th हाउस में या सूर्य है तो आप समझ लीजिए कि आपका ससुराल पक्ष से आपको इतनी टॉर्चरिंग मिलेगी कि आपका जीना हराम हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, मैं कुंडलियों में लाखों लोगों को कई बार मना करता हूँ कि शादी मत करो गलत लोगों से, लेकिन प्यार ऐसी बला है कि अंधा भी ना जाने और क्या कहते हैं माँ बाप भी ना जाने, क्योंकि जब ठोकर लगती तभी आँख खुलती है। ऐसे करोड़ों केस हैं, जब मैंने करोड़ों कुंडलियाँ देखी हैं जिसमें मैंने कई स्टूडेंट्स को भी मैंने कहा कि शादी के योग नहीं है आपके,
और आप ये शादी मत करिए, जीवन बद से बदतर हो जाएगा। लेकिन नहीं समझना, प्यार में तो आपको पता ही है, माँ बाप को नहीं छोड़ते तो हम प्रोफेसरों को कहाँ कोई आदमी छोड़ेगा। अगर कुंडली में आपके शनि की दृष्टि 7th हाउस पे बढ़ गई तो मोस्ट प्रोबेबली शादी इतनी लेट होती है कि कभी 33 या 36 साल के बाद भी शादी होती है। और वो भी अगर शनि चंद्र की विष योग हो गया, अगर कहीं आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा का विष योग बनता है तो वो तो बद से बदतर ही है। मतलब उसमें तो आप अपने से बड़े कोई 10 साल की उम्र में अगर आपकी शादी नहीं हुई तो हो सकता है 40 साल की उम्र में भी जाके आपके साथ में ये शादी का योग बना है। और ऐसा कि कभी कभी तो मैरिड लाइफ से भी, मैरिड लाइफ पर्सन जिसके 2-2 बच्चे हैं उनके साथ आपके शादी के योग बन जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में चौथे घर में शनि है तो आपकी माँ और आपके बीच में शादी को लेकर हमेशा तकरार रहेगी। वो अपनी पसंद के लड़के से आपकी शादी करवाना चाहेगी और आप अपनी जिद पे करेंगे कि मुझे तेरी पसंद नहीं है। ठीक है, एक पार्ट ये हो जाता है। अगर 8वें घर में राहु है तो आपकी सासू माँ और उसके रिलेटिव आपका जीना हराम कर देंगे। अगर लड़के की कुंडली में है तो लड़की की कुंडली के साइड से, लड़की के घर वालों के साइड से उसके घर में हमेशा दखलगिरी रहेगी। या लड़की की कुंडली में है तो वो ससुराल में जहाँ भी जाएगी शादी करके, उसके रिलेटिव्स और उसके सब रिलेटिव सब उसका जीना हराम कर देंगे। शनि अगर कहीं अष्टम भाव में आ गया और ऊपर राहु आ गया तो शनि राहु की युति इतना कलेश देती है कि सही। कहीं पति के कुंडली में मंगल और राहु की युति हो गई तो पति हाथ उठाने से ही बाज नहीं आएगा। शादी तो छोड़िए दूर की बात है, बात बात में हाथ उठाएगा। और ये चीज़ें लड़कियों को हमेशा चेक करनी चाहिए। अक्सर लोग D9 मतलब नवांश कुंडली में भी जाके मंगल ढूंढते हैं। क्यों भाई? D9 चार्ट सिर्फ मैरिज के लिए देखा जाता है। हर यूट्यूब पे मैंने देखा है, हर कॉलेज के मेरी खुद की कॉलेज में भी मैं देख रहा हूँ कि D9 चार्ट के अंदर लगन में अगर ये वीक है तो उसमें है। मतलब पहले जो मैंने पढ़ा है प्योर एस्ट्रोलॉजी वैदिक जो परफेक्ट था, लोगों ने अपने सेट्स ऑफ रूल लगा के भी अब इतना कन्फ्यूज़न कर दिया कि सर मेरे तो D1 चार्ट के अंदर लगन में उच्च का है और D9 में नीच का है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ D9 चार्ट सिर्फ मैरिज के लिए देखा जाता है, लेकिन लोगों ने उसको भी देखने का शुरू कर दिया। पता नहीं लोग इस चीज़ को क्यों तोड़ मरोड़ के अपने सेट्स ऑफ रूल लगाते हैं, समझ में ही नहीं आता। खैर एनीवे, जिसको जैसे लेना है, पर मैं हमेशा एक चीज़ बोलना चाहूँगा, D9 चार्ट सिर्फ मैरिज के लिए देखा जाता है और किसी के लिए नहीं देखा जाता। नवांश कुंडली इसको बोलते हैं। और अगर आप नवांश कुंडली को सबके लिए देखोगे तो आपके पास कभी भी कोई फल नहीं आएगा। एस्ट्रोलॉजी में लोगों ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन इतने ठोप दिए हैं कि आदमी को बेसिक एस्ट्रोलॉजी तो कोसों दूर निकल गई, उसके दिमाग से कचरा पट्टी ज़्यादा भर गया। इस भाव के स्वामी का मालिक है तो उसके फल मिलेंगे। क्यों भाई? जिस भाव में बैठा उसी का फल मिलेगा ना। पता नहीं लोगों ने सेट ऑफ रूल कैसे बना दिए। खैर मेरा काम है प्योर एस्ट्रोलॉजी आपको देना और मैं उसी के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। अगर आपकी कुंडली में शनि मंगल की होती है 7th हाउस में तो आपको हो सकता है पति की मृत्यु शादी के 3-4 साल बाद हो जाए। अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में राहु केतु है या केतु राहु है 7th हाउस में तो इंटरकास्ट और इंटर धर्म की मैरिज होगी। और आपकी सासू माँ, आपका हस्बैंड अगर 7th हाउस में आपके राहु है तो आपका हस्बैंड मामा बॉय होगा। उसका चंद्रमा इतना कमज़ोर होगा कि उसको आपको बेबी डॉल की तरह पैम्परिंग देके उसके साथ रिश्ते निभाने पड़ेंगे। यानी एक छोटा बच्चा आपके पास हस्बैंड के रूप में आएगा। अगर आपका 7वें भाव का स्वामी 6ठे घर में बैठा है तो अक्सर ये देखा गया है कि लड़की अपने ससुराल पक्ष में जाके बीमार हो जाती है। तो ये या 2nd भाव का मालिक, 2nd हाउस का मालिक 6ठे घर में आ जाए या 6ठे घर का मालिक 2nd हाउस में चला जाए तो लड़की जो अभी तक हेल्दी थी वो शादी के बाद इतनी बीमार पड़ेगी कि क्या बोला जाए। मंगल 12वें घर में होगा तो पति पत्नी के बीच के फिजिकल रिलेशनशिप में कोई सुख नहीं होगा। राहु 12वें घर में होगा तो सुखों में आग लगा देगा। शुक्र 12वें घर में होगा तो वो पत्नी की तरह दूसरी लड़की को भी रखेगा और उसको भी पत्नी की तरह ही यूज़ करेगा। ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। शुक्र उच्च का है 12वें घर में नहीं देखा जाता। कहीं गुरु 12th हाउस में आ गया तो आपकी अच्छे खासे कैरियर के ऊपर झाड़ू फेर देगा। आपको शादी ऐसे घर में करवा देगा जहां अगर आप 10 लाख रुपया महीना करवा रही है नौकरी छुड़वा देगा और उसकी माँ बीमार रहेगी। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। कौन बताता है? कोई नहीं बताता। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बस
खाली ये करना है कि मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो मेरे को शादी कर दो। लड़का पढ़ा लिखा है पर ये तो देखो कि उसकी कुंडली में चंद्रमा ठीक है, तालमेल, संतान का योग है, आयु कितनी है, ये सब कौन देखेगा? वो तो देखना ही नहीं है। लड़का पैसे वाला है, चलो बस क्या कहते हैं शादी कर दो। ये माँ बाप जो आज की जनरेशन के ऊपर लड़कियों के ऊपर कर रहे हैं बहुत गलत है। ये अपनी ये सोच बदलिए, लड़की को भी लड़के की तरह ही ट्रीट कीजिए। हज़ारों करोड़ों लड़कियां का कॉलेज में मैं देखता हूँ रोती हैं कि मेरे माँ बाप ने ये मेरे को भी चांस नहीं दिया कि शादी करूँ। तो ये आज जनरल एक टॉपिक मैंने लिया था कि ये कुछ योग होते हैं जो आपको बहुत सोच समझ के लड़की की शादी मत करो कि बाजू वाले ने कह दिया कि आपकी लड़की की उम्र जा रही है और आपने अभी तक शादी नहीं की, हमारी बेटी की तो हो गई। लड़की आपकी, उसके बगल वाले की नहीं है, उसको स्पेस दीजिए। मैं सब माँ बाप को हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि अपनी लड़की को लड़के की तरह दीजिए, उसकी वसूली मत कीजिए कसाई की तरह के जहाँ हम बोलेंगे वहीं शादी होगी। उसकी शादी को एक जीवन का तोहफा मानिए, उसकी खुशियों में अपनी खुशियाँ देखे। वो जिससे प्यार करती है उससे एक बार मिलिए। ऐसा नहीं है कि नाक कटा दी वो अपने ख़ानदान का नहीं है, प्लीज़। कई बार ऐसे लड़के भी होते हैं जो जब शादी के टाइम पे कुछ नहीं होते, लेकिन मैंने ऐसे करोड़ों कुंडलियाँ देखी हैं जहाँ शादी के बाद इतने ऊपर पैसे कमाते कि उनके माँ बाप भी हैरान होते कि ये क्या था जब हमने शादी की थी। तो मेरा एक आपसे निवेदन है कि शादी जब भी करें, लड़के मांगलिक हैं, मंगल के साथ राहु हो, मंगल के साथ शनि, राहु केतु शनि हो तो घोर मांगलिक होता है। ना कभी आंशिक मांगलिक होता है, ना कभी आधा मांगलिक होता है। मंगल तो 1, 4, 7, 8, 12 ये तो आपको 90 करोड़ लोगों की कुंडली में मिलेगा। और मंगल की शादी मंगल से ही होनी चाहिए क्योंकि वो फायर साइन है। मंगल दोष कैसे ख़त्म होता है, उसके राहु केतु सामने आ गए वो नहीं होते। ये सब घोंसला है जो लोगों ने गलत चीज़ों में डाल दिया। मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसपे मंगल दोष कब कैंसिल होता है कि जहाँ मंगल बैठा है वहाँ शनि बैठ गया है, वहाँ राहु बैठा है। ऐसा नहीं होता। इनकी युतियाँ खराब गिनी जाती है तो उसके वहाँ बैठने से कैसे वो शनि या मंगल दोष खत्म हो जाएगा? उसका वीडियो मैं लाऊंगा बहुत जल्दी। लेकिन जो लड़की मांगलिक है उसका मंगल वाले से शादी होना बहुत ज़रूरी है। नॉन मांगलिक की शादी मंगल वाले से नहीं हो सकती। ये 1000 बार चाहे कोई भी बोल ले कि ऐसा कुछ रूल नहीं है, लेकिन फायर साइन की शादी फायर साइन से होनी चाहिए, तब कि वो गुस्से में हो तो उनकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। कुछ कमेंट है तो नीचे लिखिए और फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे अपने बीच में, लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी आँख खुले कि पहले कुंडली डायरेक्ट देखने से ज़्यादा जहाँ कुंडली मैच होती है वहाँ भी कई बार कुंडलियाँ मैच होने के बाद भी शादीशुदा लाइफ बद से बदतर होती है। और कोई कमेंट है तो नीचे लिखिए, मैं जवाब दूंगा। किसी को अपनी कुंडली दिखानी है तो बिल्कुल लिखिए, मैं हमेशा जवाब देता हूँ। और कृपया करके डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखें। मैं कोई मुझसे ये ना पूछे मेरा छठे घर में यहाँ बैठा है, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। आप मुझसे प्रॉब्लम पूछेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस देंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। मुझे आपने क्या लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं है। सो अगर कोई मुझे मेरे छठे घर में इस नक्षत्र में बैठा है, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, मैं सीधा कमेंट डिलीट कर दूंगा। सो अगर कुछ पूछना है तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस दीजिए, मैं और प्रॉब्लम लिखे, मैं देख के सच्चे मन से आपको बताऊंगा और जो बताऊंगा वो सच होगा। फिर ये ना सोचे कि सर ने क्योंकि अगर शादी कुंडली में अगर शादी का योग नहीं है तो मैं लिख दूंगा नो मैरिज योग, तो समझ लीजिए कि शादी नहीं होगी। फिर आप ज़बरदस्ती शादी कराएंगे तो उसका परिणाम क्या भोगना है वो तो आपको भी पता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।